सो आज की क्लास में हम लोग पहले थोड़ा सा पीछे वाला रिवाइज करते हैं। तो उस टाइम हमने क्या पढ़ा था, कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है, व्हाट इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज। यानी कि लैंग्वेज का जनरल मीनिंग होता है कोई जबान। जैसे मैं तुम लोगों से कश्मीर में बात कर रहा हूँ और उर्दू में बात कर रहा हूँ, तो ये कम्युनिकेशन मेरे साथ तुम्हारा हो रहा है, तुम समझ पा रहे हो। अगर मैं किसी को बोलो चलो खड़े हो जाओ, तो वो बंदा खड़ा हो जाएगा। वैसे ही कंप्यूटर को अब हमने कोई चीज बतानी है करने को, तो उसके लिए हमें उसकी लैंग्वेज आनी चाहिए। तो कंप्यूटर को जो लैंग्वेज आती है, उस लैंग्वेज को हम लोग मशीन कोड कहते हैं। अब फिर मैंने बताया कि मशीन कोड बहुत डिफिकल्ट होता है। जब ये मशीन कोड तुम लिखते हो तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है लिखना, और उसमें एरर भी बहुत सारे आते हैं। तो इसलिए लोगों ने सोचा कि क्या करते हैं, अब मशीन कोड डायरेक्टली नहीं लिखते हैं, कोई हाई लेवल सा कोड लिखते हैं, जिससे क्या होगा, जिसको हम लोग इंटरमीडिएट ट्रांसलेट करेंगे। तो इसीलिए मैंने बोला ये लैंग्वेज का पहले ये याद रखोगे कि ये हमें हेल्प करता है कम्युनिकेट करने में। उसके बाद मैंने बोला कि अगर हमारे पास कोई हाई लेवल लैंग्वेज है तो इसको क्या करता है, इसको ट्रांसलेट करना पड़ता है, और ये ट्रांसलेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर करते हैं, और ये सॉफ्टवेयर भी लिखे जाते हैं, और उसके बाद वो उसको लो लेवल कोड में कन्वर्ट करता है। और लो लेवल कोड वो कोड होता है जो मशीन पे चलता है, उसमें मशीन कोड डायरेक्टली चलता है। असेंबली कोड में क्या होता है, बीच में असेंबलर होता है और वो उसको कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये ट्रांसलेटर्स में तो तुम्हारे पास कंपाइलर्स आते हैं, इंटरप्रेटर्स आते हैं, पूरे पूरे सब्जेक्ट में पढ़ सकते हैं। तो अब हम लोग फॉर्मली प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज सिर्फ नहीं पढ़ाऊंगा कि मैं तुम्हें पाइथन पढ़ाऊंगा, सी प्लस प्लस सिर्फ, रादर मैं तुम्हें सिखाऊंगा आर्ट ऑफ प्रोग्रामिंग। तो आर्ट ऑफ प्रोग्रामिंग क्या होता है, देखो बहुत सारी लैंग्वेज है जिसमें प्रोग्राम कर सकते हैं। पाइथन है, सी प्लस प्लस है, जावास्क्रिप्ट है, सी है, सी शार्प है, अराउंड 2000 लैंग्वेजेस है, 2000 प्लस लैंग्वेजेस है जिनमें हम लोग कंप्यूटर को कोड कर सकते हैं। अब ये डिफरेंट लैंग्वेजेस क्यों है वो सेपरेट हम अभी उसको कवर करेंगे, पर मेरा फोकस ये है कि मैं तुम्हें आर्ट ऑफ प्रोग्रामिंग से हूं, यानी कंप्यूटर से बात कैसे करते हैं। एग्जांपल अगर मैं दूं, लेट्स सपोज अगर मुझे किसी को बहुत अच्छा बोलना सिखाना है, तो उसको मुझे लैंग्वेज नहीं सिखानी, बस उसको मुझे सिर्फ उर्दू या कश्मीरी नहीं सिखाना, उसको मुझे सोचने का तरीका सिखाना है। ठीक है, उसको मुझे सिखाना है हाउ टू थिंक। ठीक है, अगर मैं तुम लोगों को सिखा पाया ये चीज कि सोचते कैसे हैं, ठीक है, फिर तुम चाहे इंग्लिश में लिखो, अरबिक में लिखो, कश्मीरी में लिखो, तो मैटर नहीं करता। तो रादर तुम्हारा ये फोकस ज्यादा होना चाहिए कि हमें ये देखना है कि हम सोचेंगे कैसे, हाउ कैन वी थिंक बेटर। अगर हम अच्छा सोच पाए तो हम अच्छा बोल भी पाएंगे। सिमिलरली प्रोग्रामिंग में ये होता है, अगर तुम्हें प्रोग्रामिंग का फंडामेंटल समझ आ गया, तुम लोग को कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल समझ आ गए, और फिर चाहे तुम कोई भी लैंग्वेज सीखो, तुम्हें एक्सप्रेस करना है, ठीक है ना, और तुम्हें एक अच्छा ऐसे राइटर होना है, एक अच्छा थिंकर होना है, एक अच्छा उसको हम लोग प्रोग्रामर कह सकते हैं, एक अच्छा प्रोग्रामर बनना है। वो क्या करता है, उसको फिर कोई भी लैंग्वेज दो, चाहे पाइथन दो, चाहे सी प्लस प्लस दो, वो बाकी तो वो सिंटैक्स होता है उसमें लैंग्वेज में, लेकिन अगर उसको अंडरनीथ पता है, जो नीचे उसका सब हार्डवेयर है, उनको उसको वो चीजों के बारे में सब चीजें पता है, तो व्हाट विल हैपन, तो वो एक अच्छा प्रोग्रामर बनेगा। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, आर्ट ऑफ प्रोग्रामिंग। ठीक है, हम लोग ये चीज पढ़ेंगे, यानी कि प्रोग्रामिंग को करते कैसे हैं। और हम लोग यहाँ पे एक स्पेसिफिक लैंग्वेज को सिर्फ पाइथन ही नहीं करेंगे या सी प्लस प्लस नहीं करेंगे। मैं तुम्हें बहुत शायद पाइथन का सिंटैक्स बता दूं बहुत ज्यादा, या सी प्लस प्लस का सिंटैक्स बता दूं, लेकिन जनरली हम सीखेंगे आर्ट ऑफ प्रोग्रामिंग, ये प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। या अगर मैं तुम्हें पेंटिंग करना सिखा रहा हूं सपोज, और मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ पेंटिंग पेज पे करना, किसी पेज पे बने, या तो मैं कैनवस लूंगा उस पर पेंटिंग करना सिखाता हूँ। बट ज्यादा अच्छा यह है कि मैं तुम्हें वो आर्ट सिखाऊं, वो पेंटिंग करने का आर्ट सिखाऊं, तुम फिर वो टैबलेट पे वो पेंट कर सकते हो, तुम फिर ब्रश उठाओ उस पर पेंट कर सकते हो। सिमिलरली प्रोग्रामिंग के साथ यही होता है। ठीक है, तो अब हमने देखा कंप्यूटर में क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज समझना है वो है कंप्यूटर की मेमोरी। हम इससे स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर में मैंने मेमोरी हायरार्की पढ़ाया था। ठीक है, कंप्यूटर की मेमोरी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग सोचो ये एक मशीन है, अब इस मशीन में क्या है, प्रोग्राम भी इसी में है, डेटा भी इसी में है। असल में प्रोग्रामिंग से हम लोग क्या करना चाहते हैं, प्रोग्रामिंग में हम लोग कुछ डेटा है, ठीक है, और इस डेटा पे हम लोग कुछ ऑपरेशंस करना चाह रहे हैं, इस पे कुछ ऑपरेशंस करना चाह रहे हैं, और उस पे इस पे कुछ आउटपुट हासिल करना चाह रहे हैं। तो मैं इसको थोड़ा चार्ट में बनाऊंगा। तो हमारे पास कुछ डेटा है, लेट्स सपोज, ठीक है, ये डेटा में क्या होगा, इस पे कुछ ऑपरेशंस करेंगे हम लोग, यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस होंगे इस डेटा पे, और ये ऑपरेशन करने के बाद ये सब मुझे कुछ आउटपुट दे देगा। मेरे पास कुछ डेटा था, मुझे कुछ ऑपरेशन करना है उस पे, और मुझे कुछ आउटपुट निकालना है उससे। सपोज मैं ऐसा मान लेता हूं, मेरे पास डेटा है कि लेट्स सपोज रिजल्ट बनाना है, हमें किसी वेबसाइट का रिजल्ट बनाना है। अब तुम लोग, मेरे पास डेटा है, मेरे पास स्टूडेंट्स का नाम है अथर, उसने सब्जेक्ट 1 में मार्क्स कुछ लिए, मार्क्स इतने 10 मार्क्स, सब्जेक्ट 2 में 20 नंबर, सब्जेक्ट 3 में 15 मार्क्स, ऐसे ऐसे करके सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 एंड सो ऑन। और मेरे पास कोई और बंदा है, लेट्स सपोज मेरे पास है से सुफियान, मेरे पास यहाँ पे सदफ, और यहाँ पे इनके मार्क्स में लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पे इनके मार्क्स, मेरे पास ये डेटा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इनमें से डिटरमाइन करना है कि पास कौन हुआ है और फेल कौन हुआ है, किसका कितना परसेंटेज है, ठीक है, किसका कितना परसेंटेज। मेरे पास ये डेटा है, दिस इज माई डेटा।
अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस पे ऑपरेशंस करने हैं कुछ, मेरे पास ये डेटा होगा, मुझे ऑपरेशंस करने हैं, और ऑपरेशन से मुझे निकालना है कि किसका कौन पास हुआ है, कौन फेल हुआ, और उसका परसेंटेज मुझे डिस्क्राइब करना है। तो अगर तुम देखो, ये टिपिकल यही चीज है कि मेरे पास डेटा है और मुझे उस पर ऑपरेशंस करने हैं और मुझे वो आउटपुट देगा। अब कंप्यूटर कहां पे इन्वॉल्व होता है, कंप्यूटर यहां पे इन्वॉल्व होता है, ठीक है, ये ऑपरेशंस करने में, और यहां पे हमारी लैंग्वेज आएगी, हम लोग कोई लैंग्वेज यूज करेंगे ये ऑपरेशंस करने के लिए। अब हमें कंप्यूटर को बताना है सपोज कि मेरे पास ये डेटा है, अब ये डेटा को तुम देखो और उसका मुझे तुम रिजल्ट बता दो। मैं तुम्हें डेटा दे दूंगा और उसके बाद ये ऑपरेशंस मुझे इस पे करने, वो मुझे उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, इस डेटा पे ये ऑपरेशंस करो। और ये सब कहां पे रहता है, ये सब कंप्यूटर की मेमोरी में रहता है, ठीक है। सिलिकॉन स्पार्क में से कोई अनम्यूट करके मुझे कौन बताएगा कि कंप्यूटर मेमोरी के कितने टाइप्स होते हैं। देखिए मेमोरी में मैंने क्या बताया कि मेमोरी हायरार्की होती है। मेमोरी में स्टार्ट तुम करोगे लेट्स सपोज सेकेंडरी स्टोरेज, जिसमें तुम्हारा हार्ड डिस्क आएगा या सॉलिड स्टेट ड्राइव आएगा, इसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी स्टोरेज। और उसके बाद मैंने बोला था उसके बाद सेकंड लेवल पे तुम्हारा प्राइमरी स्टोरेज आएगा, जिसमें तुम्हारा रैम आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कैश होता है तुम्हारा, और उसके बाद रजिस्टर्स होते हैं, और ये रजिस्टर्स बिल्कुल करीब होते हैं सीपीयू के, ठीक है। यहां उसके बाद हमारा यहाँ पे सीपीयू होता है। अब सीपीयू को डायरेक्ट एक्सेस होता है रजिस्टर्स का। जब सीपीयू कोई भी चीज करता है उसके पास जो मेमोरी है वो रजिस्टर्स में होती है, लेकिन रजिस्टर्स बहुत स्मॉल होती है। रजिस्टर्स सपोज ये फ्यू केबीज की होती है, केबीज में होती है, ये कैश एमबीज में होती है, ये जीबीज में होती है, और ये टीबीज में होती है, ठीक है। ये सबको पता है, मैंने ये मेमोरी हायरार्की पढ़ाया हुआ है, इससे पहले हमने पूरी क्लास ली है मेमोरी हायरार्की की। अब मुझे जब सीपीयू को कोई ऑपरेशन कराना है, मेरे पास ये सीपीयू है, मुझे कुछ भी इसको बोलना है, अब मुझे इसको ये डेटा देना है और ऑपरेशन देना है। अब सीपीयू क्या कर सकता है, ये सब कुछ कर सकता है, पर लेकिन इसको डेटा चाहिए। अब सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे पास डेटा प्लस प्रोग्राम, ठीक है। ये दोनों एक ही मशीन में होते हैं, ये पार्ट ऑफ सेम मशीन होते हैं। प्रोग्राम क्या करूंगा मैं, प्रोग्राम होती है वो सिर्फ इंस्ट्रक्शन, जो मैं अब इंस्ट्रक्शन लिखूंगा इसको, और डेटा भी मेरे पास होगा। अब डेटा जो हो वो ऐसे होगा, पहले मैं उसको लोड करूंगा एचडीडी में, फिर वहां से ये लोड होगा रैम में, यहां से रैम में होगा, फिर रैम से कैश में जाएगा, और फिर कैश से रजिस्टर में जाएगा, और फिर रजिस्टर में सीपीयू इस पे ऑपरेट करेगा, सीपीयू को जो करना है। अब मेरे पास जो ये डेटा है लेट सपोज, अब मैं ये किसी हार्ड ड्राइव में स्टोर करके रखूंगा, मैं हार्ड ड्राइव में स्टोर कर सकता हूं, पेन ड्राइव में स्टोर कर सकता हूं। अब मैंने जैसे इसको स्टोर कर दिया, अब कंप्यूटर जब मैं खोलता हूं, अब मुझे जब इस डेटा में कुछ करना है तो पहले ये रैम में लोड होगा, ठीक है, उसके बाद ये कैश में जाएगा, उसके बाद रजिस्टर, फिर मुझे सीपीयू में मिलेगा, और उसके बाद सीपीयू पे ये प्रोग्राम चलता है, ठीक है। ये प्रोग्राम जो तुम्हारा है ये सीपीयू में चलता है, और इवन कैश में भी हमारे पास प्रोग्राम होते हैं। ये प्रोग्राम अब क्या होता है, प्रोग्राम इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अगर तुम्हें बोलेगा कोई कि व्हाट इज अ प्रोग्राम या क्या सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। ये सिर्फ इंस्ट्रक्शंस होता है कि यहाँ डेटा पे करना क्या है, अगर मेरे पास डेटा है उसका क्या करूं मैं। अब तो इस चीज में हम लोग किसी लैंग्वेज में लिखते हैं, ये सिर्फ इंस्ट्रक्शंस जो हम लोग देते हैं तो ये किसी लैंग्वेज में लिखते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि पहले हमारे पास कुछ डेटा होना चाहिए, उसके बाद हमारे पास कुछ ऑपरेशंस होने यानी प्रोग्राम होना चाहिए जो हम उस सीपीयू पर रन करेंगे। इतनी बात सबको समझ आई, ठीक है। अब तुमने ये देखा, अब मुझे डेटा रिप्रेजेंट करना है। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है ना पहले, अब मुझे डेटा को दिखाना है। अब कंप्यूटर क्या समझता है, कंप्यूटर सिर्फ समझता है, कंप्यूटर समझेगा बाइनरी, उसको तो बाइनरी के बगैर कुछ समझ नहीं आएगा। अब जब किसी को भी हाई लेवल लैंग्वेज डिजाइन करनी होती है, जब किसी को वो डिजाइन करना होता है, लेट्स सपोज पाइथन डिजाइन करना होता है, C++, अब उसको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि डेटा में कैसे स्टोर करूं, इस लैंग्वेज में डेटा कैसे स्टोर करूं, क्योंकि ये तो सब बाइनरी में स्टोर होता है, हर कोई चीज जो होती है वो बाइनरी में स्टोर होती है। लेकिन मेरे पास जो डेटा है वो मेरे पास इंग्लिश में डेटा है, मेरे पास न्यूमेरल्स डेटा है, मेरे पास बहुत किस्म का डेटा हो सकता है, ठीक है ना। अब इसका मैं क्या करूं, अब हाई लेवल लैंग्वेज बनाने वाले को पहला चीज ये करना होता है, उसको ये डेटा टाइप्स डिफाइन करने पड़ते हैं, उनको हम लोग कहते हैं डेटा टाइप्स। बहुत टाइप्स का डेटा जो है वो डिफाइन करना पड़ता है पहले, ठीक है। अब फिर उसको मेमोरी में रखना पड़ता है, इस डेटा को फिर मेमोरी में रखना पड़ता है, यानी फिर कहीं ना कहीं उसको बताना है कि ये मेमोरी है, इस डेटा को इस मेमोरी में डाल दो, ठीक है ना। तो उस मेमोरी को हम लोग वेरिएबल कहते हैं। यहां पे दो चीजें मैं पैरेलली बताऊंगा तुम्हें। पहले वेरिएबल, तो वेरिएबल क्या होता है, तो वेरिएबल होता है मेमोरी लोकेशन का नाम, ठीक है। जिस मेमोरी में तुम रख रहे हो ना, हर किसी मेमोरी लोकेशन का अपना नाम होता है। चाहे तुम्हारे पास लेट्स सपोज तुम्हारे पास ये रैम वाली मेमोरी अवेलेबल, जब तुम कोई प्रोग्राम लिखते हो वो तो रैम में स्टोर होगा। अब रैम में मेमोरी लोकेशन होंगी, हर मेमोरी लोकेशन का अपना नाम होगा, अपना एड्रेस होगा, ठीक है, उसका मेमोरी एड्रेस होता है। अब उस एड्रेस को हम लोग याद नहीं रख सकते, ठीक है। मेमोरी का क्या होता है, एड्रेस, मेमोरी का ये एड्रेस होता है। अब इसको याद तो नहीं रख सकते, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको कुछ नाम दे देते हैं, उस एड्रेस के नाम को हम लोग वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। यानी कि पहले हम लोग जब हाई लेवल लैंग्वेज डिजाइन करते हैं, चाहे पाइथन हो, C++, पहले उसमें तुम्हें दिखेगा कि कोई वेरिएबल होना चाहिए। वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि जो मेमोरी लोकेशन का नाम होगा वो किसी जगह स्टोर करेगा उसको, ठीक है ना, वो मेमोरी लोकेशन होती है, उसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। अब इस वेरिएबल में हम लोग डेटा रखेंगे, यानी इस मेमोरी में हम लोग डेटा रखेंगे, और उसके लिए मुझे बहुत टाइप्स के डेटा होते हैं। अब मेरे पास डेटा टाइप हो सकता है, लेट्स सपोज मेरे पास नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, मेरे पास टेक्स्ट हो सकता है,
तो ये सब डेटा टाइप्स मुझे पता होने चाहिए कि मेरे पास किस किस्म का डेटा है जो मुझे स्टोर करना है। अब कंप्यूटर तो समझता है बाइनरी, अब कंप्यूटर को बताना है कि मेरे पास ये टाइप्स के डेटा है, इसको अकॉर्डिंगली तुम बाइनरी में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। और इसके भी अपने एल्गोरिथम्स है, यानी इसके भी अपना इंस्ट्रक्शंस है कि अगर तुम्हारे पास नंबर डेटा है उसको कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करोगे। तुम बहुत लोगों को पता होगा नंबर सिस्टम, कि मेरे पास नंबर होगा 10, इसको बाइनरी में कैसे लिखते हैं। मैंने शायद बताया भी था, मैंने कुछ लोगों को बाइनरी सिस्टम यहाँ पढ़ाया, सुफियान एक सिलिकन स्पार्क वालों को मैंने थोड़ा बताया था। अब मेरे पास लेट्स सपोज नंबर है 10, अभी 10 में नहीं लिखता हूं, मैं 8 लिखता हूं, तो ये 8 बाइनरी में ऐसे लिखा जाता है 100, ठीक है, 1000 लिखा जाता है, क्योंकि 1 और 0 में इसको रिप्रेजेंट करना पड़ता है। तो इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब हो उसमें मुझे डेटा टाइप्स डिफाइन करने पड़ते हैं, यानी किस किस्म का डेटा है, ठीक है। अब उसमें डेटा टाइप्स नंबर में हो सकता है, उसमें मेरे पास टेक्स्ट हो सकता है, नंबर में भी बहुत किस्म के नंबर्स हो सकते हैं। कैसे नंबर हो सकते हैं, मेरे पास इंटीजर्स हो सकते हैं। इंटीजर्स क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर, -1, -2, -3, +3, 5, 4, 9, 18, ऐसे कुछ नंबर्स होते हैं। और मेरे पास उसके बाद डेसिमल पॉइंट, उसको हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स कहते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, ठीक है, उसको हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट, इंटीजर्स होते हैं और हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट होते हैं। और वैसे ही हमारे पास टेक्सुअल डेटा हो सकता है। टेक्सुअल डेटा में सबसे छोटा पार्ट जो आएगा, सबसे छोटा सा पार्ट टेक्स्ट, उसको हम लोग कैरेक्टर कहते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज अगर मैं किसी का नाम यहां पे लूं, सपोज मेरे यहां पे नाम है तबस्सुम, मैं लिखूंगा TABASUM। अब ये तबस्सुम का जो टी है ना, ये एक कैरेक्टर कहलाएगा, ठीक है। अब मैं डेटा टाइप समझा रहा हूं तुम लोगों को कि डेटा हर एक लैंग्वेज में, जब एक लैंग्वेज बनाने वाला है उसको डेटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ता है कि ये किस डेटा का, क्यों ये डिक्लेयर करना पड़ता है, क्योंकि कंप्यूटर को पता होना चाहिए कि मुझे ये डेटा टेक्स्ट है, मुझे कैसे इसको कन्वर्ट करना है, ये डेटा इंटीजर है, मुझे कैसे इसको कन्वर्ट करना है, ये फ्लोटिंग पॉइंट है। जैसे मैं तुम्हें बताऊं, इंटीजर जो होते हैं, लेट्स सपोज इंटीजर्स को हम लोग जो स्टोर करते हैं, बहुत सारे हमारे पास फॉर्मेट्स है। एक हमारे पास होता है साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म, जिसे हम लोग, तुम्हें ये याद रखने की जरूरत है नहीं, पर ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर को ये पता होना चाहिए कि इंटीजर है, ताकि वो उसको अप्रोप्रिएटली कन्वर्ट करें। इंटीजर्स को हम लोग साइन मैग्नीट्यूड में करते हैं। अगर मेरे पास वैसे नेगेटिव नंबर्स है, हम लोग 2's कॉम्प्लीमेंट रख सकते हैं या 1's कॉम्प्लीमेंट रख सकते हैं, ठीक है। और वैसे ही फ्लोटिंग पॉइंट के पास हमारे पास स्टैंडर्ड है, इसको कहते हैं IEEE 754 स्टैंडर्ड। किसी को समझने की जरूरत नहीं है, अगर सब सर के ऊपर से जा रही है, ऑल राइट। IEEE 754 सिंगल स्टैंडर्ड, IEEE 754 डबल स्टैंडर्ड, ठीक है। और वैसे ही हमारे पास उसके बाद लेट्स सपोज मेरे पास अभी कैरेक्टर्स है, कैरेक्टर्स का मेरे पास है यूनिकोड, ठीक है, या ASCII। ये सब फॉर्मेट्स है जिसमें मैं कंप्यूटर को बोलता हूं कि अगर मैं तुम्हें ये किस्म का डेटा देता हूं तो तुम्हें इसको ऐसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जो मैंने अभी बताई, कंप्यूटर कैसे समझता है कि इसको कन्वर्ट कैसे करना है, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया एट द बॉटम कंप्यूटर कुछ नहीं समझता है, उसको बस बाइनरी समझ आता है, उसको बस 1s and 0s समझ आते हैं। अब कोई भी चीज को दोगे तो उसको बताओगे कन्वर्ट कैसे करना है, तो उस चीज को हम लोग कहते हैं डेटा टाइप्स। अब पूछेगा कोई कि डेटा टाइप क्या होता है, डेटा टाइप ये होता है क्यों हमारे पास बहुत किस्म का डेटा होता है। अब कंप्यूटर को हमें बताना है कि हमारे पास कौन सा डेटा है, ताकि उसको वो अप्रोप्रिएटली अकॉर्डिंगली उसमें बाइनरी में कन्वर्ट कर दे। तो उसके लिए हम लोगों ने डेटा टाइप्स डिफाइन किए होते हैं। तो व्हाट इज अ वेरिएबल, अगर कोई पूछे वेरिएबल क्या होता है, तो वेरिएबल का सिंपल सा आंसर यह है कि कंप्यूटर में मेमोरी होती है। अब हर मेमोरी लोकेशन होता है, उसका अपना एड्रेस होता है। अब ठीक है, अब मेमोरी एड्रेस जो उसको तो याद नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। अब उसको हम कोई नाम दे देते हैं, उस मेमोरी एड्रेस के नाम को हम लोग वेरिएबल कहते हैं। अब कंप्यूटर साइंस में वेरिएबल इसको कहते हैं। तुम ये मत समझना कि हमने तो मैथमेटिक्स में पढ़ा था कि वेरिएबल का मतलब होता है जो जिसका वैल्यू हो। इसको हम वेरिएबल क्यों कहते हैं, क्योंकि तुम मेमोरी में कुछ भी रख सकते हो, कभी उसमें वीडियो होगा, कभी उसमें इमेज होगी, कभी उसमें कुछ और होता है, यानी कि वो वेरिएबल ही एक तरह से, यानी वो चेंज होता रहता है, ठीक है। और उसके बाद डेटा टाइप्स मैंने बोला नंबर हो सकते हैं, टेक्स्ट हो सकते हैं, ये सब चीजें हो सकती है। अब मुझे मान लेते हैं कि डेटा समझ आ गया, ठीक है। अब ये डेटा मेरे पास है और उसके बाद मैंने इसको वेरिएबल में स्टोर किया। अब उसके बाद में मुझे कुछ ऑपरेशंस करने हैं उस पर, ठीक है। किस किस को यहां तक ये सारी चीजें समझ आई, ठीक है। सबको अगर समझ आ गया प्रोग्रामिंग क्यों यूज करते हैं। प्रोग्रामिंग हमारे पास कुछ डेटा होता है, उससे कुछ हमें हासिल करना होता है। लेट्स सपोज अगर तुम्हारे पास कुछ डेटा है, तुम्हें उससे कुछ करना है, हम एक प्रोग्राम लिखते हैं, वो डेटा पे एक्ट होता है, उसके बाद हमें आउटपुट मिलता है। सपोज तुम्हारे पास कोई अभी मैंने डेटा बताया, तुम्हारे पास परसेंटेज निकाला या कुछ और हो सकता है। अब तुम्हारे पास ये हो सकता है, तुम्हारे पास ये डेटा है, तुम्हारे पास डोर लॉक्ड है, ठीक है। अब दरवाजा लॉक है, अगर उसके सामने तुमने एक कैमरा लगाया, अब कैमरा से तुम पहले डेटा इनपुट ले लोगे और फिर तुम्हें जैसे एक फेस दिखे, रिलेवेंट फेस, जिस बंदे से ये डोर खुलना चाहिए वो बंदा तुम्हें दिखा, तुम उसको अनलॉक करोगे। अब ये भी सेम ही चीज है, तुम्हारे पास डेटा आ रहा है, तुम्हें वो फेस रिकॉग्नाइज करना है, ये भी एक ऑपरेशन है। उसके बाद तुम्हें उसके हिसाब से डोर अनलॉक करना है, ये भी एक ऑपरेशन है। डेटा हमारे पास क्या है, यहाँ पे फेस हमारा डेटा है, जो हमें फेस मिल रहा है वो हमारे पास डेटा है। और उसके बाद हमें ऑपरेशन क्या कर रहे हैं उस पर, हम लोग पहले फेस को डिटेक्ट कर रहे हैं किसका फेस है, फिर फेस को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ये सब ऑपरेशन है। फिर आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में ये होगा कि दरवाजा खोलना है कि नहीं खोलना है। तो ये भी प्रोग्रामिंग से करते हैं। तुम्हारे पास मोबाइल फोन है, लेट्स सपोज किसी को कॉल आ गया, सोचो किसी को कॉल आ गया। अब ये मोबाइल फोन में भी प्रोग्राम लिखे हुए हैं। कैसे लिखे हुए हैं, किसी ने कॉल किया, उसने तुम्हें असल में वेव्स भेजी,
उसने तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भेजी, ईएम वेव्स। अब उसमें क्या होता है, तुम्हारा जो मोबाइल फोन है वो कंप्यूटर है, वो इन ईएम वेव उसको एनकोड होता है इन्फॉर्मेशन, वो इसको लेता है, एक एल्गोरिदम डिकोड करने के लिए एक एल्गोरिदम वहां पे, यानी कि जो उसमें वेव्स में आया इसको डिकोड करेगा और फिर उसको कन्वर्ट करेगा साउंड में, यानी कि वो एक बाइनरी फाइल बनाएगा, फिर स्पीकर से वो साउंड जनरेट करेगा और तुम्हें उसकी बात समझ आती है, यू कैन स्पीक टू पीपल यानी यू कैन लिसन। और वैसे तुम बात करोगे, फिर ये कंप्यूटर करेगा, तुम्हारी बात सुनेगा, ठीक है, उसके पास रिसीवर होता है, माइक्रोफोन होता है, तो उस माइक्रोफोन को क्या करेगा, उसको ऑपरेशन लगा के उसको एनकोड कर देगा, तो फिर क्या करेगा, फिर वो डिफरेंटली इसको ट्रांसमिट करेगा। जब उसने वो एनकोड किया, एक ऑपरेशन है, ठीक है, फिर उसने वो किसी तरफ सेंड किया, वो एक ऑपरेशन है, फिर वो चला गया वहां पे, जब दूसरे के फोन में आ गया तो फिर वही बात हुई, तो उसने ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैप्चर की, तो वहां पे उसका जो लेट्स सपोज जो वॉइस लेता था तो उसने कैप्चर की, और फिर वो कंप्यूटर जो इसमें फोन में लगा हुआ या फोन खुद कंप्यूटर है तो उसमें जो भी कंप्यूटिंग कंपोनेंट लगा हुआ था उसने वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उठाई और उसने उसको डिकोड कर दिया बाइनरी में, और फिर बाइनरी में वो उसने कन्वर्ट करके स्पीकर कोई प्रोग्राम चला है जिसकी वजह से स्पीकर में वो आवाज सुनाई दे रही है। तो एवरीथिंग दैट यू सी, हर कोई जो चीज तुम देख रहे हो ना वो डेटा है, उसमें कुछ ऑपरेशन किए जा रहे हैं, ठीक है। चाहे हम लोग फोन पे बात करें, व्हाट्सएप तुम्हारा है, तुम किसी को व्हाट्सएप मैसेज भेजते हो, अब क्या हुआ, तुमने तो टेक्स्ट मैसेज भेजा, अब ये व्हाट्सएप एक सॉफ्टवेयर है, अब ये क्या करेगा, उस टेक्स्ट मैसेज को पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, फिर बाइनरी में कन्वर्ट करके उसको पैकेट्स बनाएगा, फिर बहुत सारी चीजें होंगी, फिर ये नेटवर्क के थ्रू जाएगा। अब ये पैकेट बनाना, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना उस टेक्स्ट मैसेज को, फिर ये ट्रांसमिट करना, कहां पे इसको भेजना है, तो ये सब के सब चीजें क्या है, ऑपरेशन है। तुम्हारे पास डेटा था, अब वो किसी और का भेजा, जब वहां पे आ गया उसके पास क्या आ गया, उसके पास वेव में डेटा आ गया। अब पहले क्या है, उसने वेव रिसीव की, अब जब वेव रिसीव हुई तो सेकंड चीज क्या हुआ, उसने उस वेव को डिकोड किया कि ये है क्या, ओ अच्छा ये टेक्सचुअल है, तो अब मेरे पास मेरे पास वेव आ गया, पहले इसको मैं बाइनरी में कन्वर्ट करता हूं, फिर बाइनरी में मेरे पास टेक्स्ट डेटा है, इसको कन्वर्ट करता हूं, फिर मुझे इस स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर में भेजना है। तो ये सारी के सारी चीजें जो है ये ऑपरेशंस है। और तुम अगर चीजें देखोगे, कोर चीजें इसमें तीन ही है जो मैंने बार बार बताई, इसमें कोर चीजें डेटा है, उसके बाद बहुत सारे ऑपरेशंस हो रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद कुछ आउटपुट हो रहा है, और आउटपुट में भी वैसे डेटा ही मिलता है हमें, आउटपुट में भी हम लोग को डेटा ही मिलता है, ठीक है। ये हमारे पास इनपुट, इसको हम लोग इनपुट डेटा कह सकते हैं, और आउटपुट डेटा, हमारे पास कुछ इनपुट डेटा होता है और हमारे पास कुछ यहां पे आउटपुट डेटा होता है, और बीच में हमारे पास ये ऑपरेशन होता है जो सीपीयू परफॉर्म करता है। बात समझ आ रही, बात समझ नहीं आई किसी को, फिर से मैं बताऊंगा, मेरे पास इनपुट डेटा है, ठीक है, मेरे पास कोई भी डेटा है, अब उस डेटा में से मुझे कुछ करना है, ठीक है, उसमें ऑपरेशंस करने हैं, ठीक है ना, और उसके बाद मुझे कोई आउटपुट मिलेगा, ठीक है। यहां पे मैं क्या बता रहा हूं कि कोई भी चीज जो डेटा है ना उस पर हम लोग ऑपरेशंस करके उसका आउटपुट हासिल करते हैं। जैसे मैं फिर से एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास वॉइस मैसेज, वॉइस कॉल, मैं किसी को कॉल कर रहा हूं, मान लेते हैं कॉल कर रहा हूं, अब मेरी बात जो है ना ये एक इनपुट है सपोज, अब मुझे जब ये कंप्यूटर के थ्रू किसी को भेजनी है, अब मुझे कंप्यूटर में क्या करना है, ये कॉल पहले कन्वर्ट, ये एक कन्वर्ट होना चाहिए किसी में, मैं जब कॉल करूंगा तो ये कुछ कन्वर्जन होना चाहिए, तो वो कन्वर्ट कैसे होगा, लेट्स सपोज मैं डायरेक्टली बाइनरी में स्टोर कर रहा हूं। अब पहले रिसीवर ने रिसीव किया, मेरे फोन से मैं जब बात कर रहा हूं, या मेरे माइक यहाँ पे देखो माइक लगा हुआ, ये माइक क्या है, ये इनपुट डिवाइस है। अब ये इनपुट डिवाइस में मैं कुछ कर रहा हूं, ठीक है, मैं इसमें कुछ भेज रहा हूं और ये मेरा सिग्नल रिसीव कर रहा है, अब ये इसको वेव में कन्वर्ट कर दे रहा है, क्योंकि ये तार से जा रहा है, अब ये पूरा वेव में जा रहा है, ठीक है। अब जैसे ये वेव हुआ तो ये रिसीवर ने रिसीव किया, अब ये ईएम वेव्स में स्टोर हो गया, अब वहां से क्या हुआ, वहां से ये फोन में चला जाएगा, लैपटॉप में चला जाएगा, अब वो उसको बाइनरी में स्टोर करेगा, ठीक है, उसने उसको बाइनरी में स्टोर कर दिया। अब जैसे वो स्टोर हुआ, अब वहां पे उसको देखना है कि भेजना है किसको, वो बहुत सारे और ऑपरेशन करेगा, सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, भेजना कहां, ये सब ऑपरेशंस करके ना इसको फिर किसी नेटवर्क पे भेजेगा, इसको सेंड करेगा, यानी कि ये फिर से क्या करेगा, ये इसको ये बाइनरी भेज के और वहां पे फिर से कन्वर्ट होगा ईएम वेव में, और जब तक तुम्हारे पे पहुंच रहा है, फिर वहां पे राउटर है, वहां पे राउटर पे पहुंच रहा है, या तुम्हारे फोन में अभी इंटरनेट कनेक्ट है वहां पे पहुंच रहा है, फिर वो भी वेव ही पहुंच रही है, फिर वहां पे उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये सारा काम जो है ना, उसके बाद लास्ट में तुम्हारा फोन फिर से इसको डिकोड करनेगा, ठीक है, तुम्हारा फोन इसको, इसलिए तुमने देखा होगा, अगर तुम व्हाट्सएप कॉल करोगे ना, सपोज मान लेते हैं, अगर तुम व्हाट्सएप कॉल करोगे और अगर तुम डायरेक्ट कॉल करोगे, डायरेक्ट कॉल जो करोगे, व्हाट्सएप कॉल जो है ये बैटरी ज्यादा कंज्यूम करता है, कंज्यूम्स मोर बैटरी। अब क्यों ये ऐसा क्यों करता है, क्योंकि ये ऑपरेशन, ये बहुत ज्यादा ऑपरेशन करता है डायरेक्ट कॉल से, डायरेक्ट कॉल जो होती है ना वो कम बैटरी खाती है। अगर तुम व्हाट्सएप कॉल करोगे तो इसको बहुत सारा चीज करना पड़ता है, इसको पहले उसको हम लोग वॉइस ओवर आईपी कहते हैं, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो इसमें बहुत, लेकिन बताना मुझे वो नहीं है, बताना मुझे ये है कि अगर तुम कोई भी तुम्हारे पास इनपुट डेटा हो, चाहे तुम्हारा वॉइस हो, चाहे तुम्हारा कुछ भी हो, और उस पर तुम्हें कुछ आउटपुट हासिल करना है, तो तुम उसको उठाते हो, कुछ ऑपरेशंस करते हो और तुम्हें आउटपुट डेटा मिलता है। हर कोई चीज जो तुम्हें डिवाइस दिख रही होती है ना, वो ना कोई ऑपरेशन कर रहा होता है। तो तुम्हारा राउटर वहां पे है, या तुम्हारा ऊपर राउटर लगा हुआ है जिसकी वजह से तुम्हें इंटरनेट आ रहा है, वो भी, और उसमें भी एक छोटा सा कंप्यूटर है,
वो भी तुम्हारे सिग्नल को रिसीव करता है, फिर भेजता है डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, उसको इंटरनेट रिसीव होता है। अब ये बात सबको समझ आई। और ये जो ऑपरेशन यहाँ पे सीपीयू करते हैं ना, इसको हम लोग लैंग्वेज से लिखते हैं कि क्या ऑपरेशन करना है वो मुझे उसको बताना है, कंप्यूटर को मुझे बताना है कि इस लैंग्वेज में लिखो। बात सबको समझ आई? ठीक है, अब तुम्हें ये चीज समझ आ गया कि डेटा क्या। अब मैंने बताया कि देखो हाई लेवल लैंग्वेज बनाते समय दो चीजों का होना जरूरी है। तुम्हारे पास पता होना चाहिए कि मेमोरी एड्रेस क्या है, उसको हम लोग वेरिएबल से नाम रखेंगे, और तुम्हारे पास डेटा का टाइप पता होना चाहिए। ठीक है, कौन सा किस्म का डेटा है मेरे पास। ओके, उसी हिसाब से तुम लैंग्वेज को बताओगे कि मेरे पास ये किस्म का डेटा है, तुम इसको कोई कोई ऑपरेशन करो। क्यों? लेट्स सपोज अगर मुझे पता है मेरे पास अगर नंबर्स का डेटा है, मेरे पास अगर नंबर्स है तो उस पर डिफरेंट ऑपरेशंस पॉसिबल है। नंबर्स पे ऑपरेशन पॉसिबल है, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंटेज, ये सब, या मॉड्यूलस कहते हैं, मॉड्यूलस, तो ये सब नंबर्स पे एप्लीकेबल है। ठीक है, लेकिन क्या तुम ये टेक्स्ट को कर सकते हो? तुम्हें कोई बोलेगा लेट्स सपोज सदफ मल्टीप्लाइड बाय, मान लेते हैं यहां पे कोई और लड़की है सानिया, अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर सकता हूं, ये ऑपरेशन वैलिड ही नहीं है। ठीक है, हर डेटा का अपना ऑपरेशन डिफाइंड होता है। जैसे हमारे पास डेटा होगा इंटीजर का, उसके पास अपने ऑपरेशंस डिवाइड है, उसको इंटीजर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ये स्ट्रिंग्स के साथ क्या कर, इनको क्या कर सकते हैं? अगर मेरे पास टेक्सचुअल डेटा है, इसको हम लोग डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग किसी फाइल में राइट कर सकते हैं, इस पे अपने ऑपरेशंस हैं। ऐसे ही मैं इनको बहुत चीजें कर सकता हूं, मैं इन चीजों को ऐसे लिख सकता हूं, इन दोनों को मैं मिला सकता हूं। बहुत सारे ऑपरेशन जो पॉसिबल हो टेक्स्ट पे पॉसिबल है, बहुत सारे ऑपरेशन नंबर पे पॉसिबल है, लेकिन हर एक डेटा पे अपने अपने ऑपरेशंस पॉसिबल है। ठीक है, यहां पे तुम्हारा डेटा टाइप होगा, यहां पे तुम्हारे पास अपने ऑपरेशंस पॉसिबल, कौन कौन सा ऑपरेशन इन पे कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला तुम्हारा अगर नंबर्स होंगे उस पर तुम लोग मल्टीप्लाई, प्लस, डिवाइड, ये सब कर सकते हो। इनको हम लोग कहते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, इस पे हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेशंस कर सकते हैं। ठीक है, और नंबर्स पे हम लोग लॉजिकल ऑपरेशन कर सकते हैं, और टेक्स्ट पे भी वो लॉजिकल ऑपरेशन कर सकते हैं। लॉजिकल ऑपरेशन क्या होते हैं, मैं तुम्हें एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं मेरे पास ऐसा है, मेरे पास सपोज मैं बोलूंगा कि ये SADAF है, सदफ है। क्या सदफ में ए है? ठीक है, मुझे देखना है कि क्या सदफ जो नाम है, क्या इसमें ए लेटर है, SADAF मैंने लिखा, इस वर्ड में क्या ए है? ठीक है, अब वो ए जो है ना, वो इसमें वो मुझे आंसर देगा, आंसर मुझे देगा वो बाइनरी में, या तो होगा या तो नहीं होगा। ठीक है, वैसे ऑपरेशंस को जहां पे तुम्हें बाइनरी आउटपुट मिलता है, या तो है या तो नहीं, उनको हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स कहते हैं। ठीक है, इज मैं ऐसे लिखूंगा, इज ए इन सदफ, यानी सदफ के नाम में ए है क्या, या तो वो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो ऐसे ऑपरेशंस को हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स कहते हैं। वैसे लॉजिकल ऑपरेटर नंबर पे भी अप्लाई होते हैं। कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर? अगर मैं तुम्हें बोलूं 15 ग्रेटर देन 12, क्या 15 12 से बड़ा है, या तो ये होगा या तो नहीं होगा, तो यहां पे ये फॉल्स है। इस केस में ये ट्रू था। ठीक है, इस केस में ये फॉल्स है। वैसे अगर मैं तुम्हें बताऊं इज 15 लेस देन 19, क्या 15 19 से लेस देन है? दो ही केस पॉसिबल है, या तो होगा या तो नहीं होगा। तो ये लेस देन, ये ग्रेटर देन, ये सब के सब लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। यहाँ हम ऑपरेशन, इनको हम बहुत अच्छी तरह डिटेल में पढ़ेंगे, हर ऑपरेशन को डिटेल में पढ़ेंगे, डेटा टाइप्स को डिटेल में पढ़ेंगे, वेरिएबल्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले मैं तुम्हें दिखाऊंगा क्या पॉसिबल है। मैं तुम्हें थोड़ा सा कोड दिखाता हूं। अब लिखना कैसे है कोड, अब हम लोग कोड जब लिखेंगे ना, देखो ये तुम्हें इंट्रोडक्शन मैंने दिया कि प्रोग्राम में क्या कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कोड लिखते कैसे हैं। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूं। पहले तुम स्टार्ट करोगे, तुम्हारे पास कोई लिखने की चीज होनी चाहिए, तो उसको हम लोग कहते हैं IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। सब मेरी तरफ ध्यान रखेंगे, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है? अब तुम्हें जब वो लिखना है तो तुम्हें पहला चीज जो चाहिए होता है, तुम्हें पता होना है, तुम्हें पता है आपकी मेरे पास कोई प्रोग्राम है, जैसे मैं पाइथन में कोड लिखूंगा। अब पाइथन तो चलेगा नहीं कंप्यूटर पे डायरेक्ट, अब इसके लिए मुझे क्या चाहिए? कोई ना कोई ट्रांसलेटर। अब पाइथन का होता है इंटरप्रेटर या इंटरपाइलर, उसमें होता है, तो वो कन्वर्जन प्रोग्राम मेरे पास होना चाहिए, या सी मेरे पास है, या C++ है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे उसका ट्रांसलेटर चाहिए, यानी इसका कंपाइलर चाहिए। ठीक है, मुझे लेट्स सपोज वैसे पाइथन का मेरे पास इंटरप्रेटर चाहिए। ये बाय डिफॉल्ट मशीन्स में नहीं होते, लिनक्स में होते हैं, पर विंडोज में ये बाय डिफॉल्ट ये इंस्टॉल नहीं होते ये सब चीजें। अब तुम्हें पहले ये देखना है कि ओ मेरे पास तो इंटरप्रेटर होना चाहिए, अगर मैं डायरेक्टली कोड वो तो चलेगा नहीं। ठीक है, अब ये इंटरप्रेटर कहीं से उठाना पड़ेगा। ठीक है, ये कंपाइलर कहीं से लाना पड़ेगा। उसके बाद तुम किसी जगह कोड लिखोगे। अब तुम कोड भी लिखना है ना कहीं पे, अब तुम्हें एक एडिटर चाहिए। ठीक है, यानी जहां पे मैं कोड लिखूं एक एडिटर चाहिए, ये रिक्वायरमेंट्स है तुम्हारी। जब तुम कोड लिखोगे पहले तुम्हें ये सब चीजें चाहिए, या तुम्हें इंटरप्रेटर चाहिए, कंपाइलर चाहिए, जिससे वो कोड कन्वर्ट होगा, असेंबलर, उसमें सब कुछ होता है। ठीक है, अब तुम्हारे पास जब ये एक है, उसके बाद तुम्हें एडिटर चाहिए, तुम्हें किसी में लिखना भी तो है वो कोड। अब जनरली जब लोग बहुत पहले होते थे ना, वो ऐसे करते थे, उनके पास एडिटर अलग होते थे, वो इंटरप्रेटर इनको अलग इंस्टॉल करते थे, फिर उनको अलग कमांड से रन करते थे। अब लोगों ने सोचा अरे ये तो बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज है,
इतना कौन करेगा, इतना कौन करेगा, ये सब चीज के एडिटर अलग से लो, कंपाइलर ये सब अलग से इंस्टॉल करो। इससे अच्छा इन सबको मिलाते हैं, एक सॉफ्टवेयर पैकेज ही बनाते हैं, उसको नाम रख दिया गया आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। उसमें एग्जांपल आता है वीएस कोड, ठीक है, वीएस कोड एक आईडीई है, ठीक है, एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, ठीक है। वैसे ही हमारे पास आता है पाइचार्म पाइथन के लिए, वैसे हमारे पास आता है डेव सी प्लस प्लस। आई डोंट नो, मैं जनरली वीएस कोड या पाइचार्म यूज करता हूं, और ये तब तुम लोग यूज करोगे जब तुम बहुत अच्छे प्रोग्राम बनोगे। जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम भी आईडी था, ठीक है, उस टाइम भी आईडी, जब मैंने क्लास 6 में स्टार्ट किया था उस टाइम आईडी था, उसको कहते थे टर्बो सी प्लस प्लस, और बहुत अजीब सा दिखता था। आजकल कोई टर्बो सी प्लस प्लस यूज नहीं करता, आजकल लोग जनरली वीएस कोड यूज करते हैं या पाइचार्म यूज करते हैं। अगर लिनक्स में कोई बहुत अच्छा बंदा है तो वो एडिटर यूज ऐसे नहीं करते, वो तो या तो विम यूज करते हैं, ठीक है, उसको विम कहते हैं, या तो ऐसे ही नैनो में हम लोग कोड लिख सकते हैं। तो बहुत सारे एडिटर्स हैं हमारे पास। तुम्हारे पास नोटपैड है, नोटपैड भी एडिटर है, तुम्हारे पास वर्डपैड है, वर्डपैड भी एक एडिटर है, तुम्हारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, वो भी एक एडिटर है। तो उसमें सब लोग हम लोग एडिट कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि तुम लोग ये इंटरप्रेटर कंपाइलर भी इंस्टॉल करो। अब एडिटर का फायदा ये सब सॉफ्टवेयर का ये फायदा, ये सजेशन भी देता है, ये उसको कलर कोड करता है, बहुत अच्छे से दिखाता है। इसलिए कोशिश यही करना कि आईडीई पे कोड करो। लेकिन अगर तुम बहुत ही हार्डवेयर में करना चाहते हो तो नोटपैड से कोड करना, लोग आराम से नोटपैड से भी कोड लिख सकते हैं, ठीक है। अब यह इंटरप्रेटर, कंपाइलर, एडिटर और बहुत सारी चीजें मिला के जो एक सॉफ्टवेयर आता है उसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। वो तुम्हें इंस्टॉल करना है, वीएस कोड तुम्हें अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल करना है। ऑनलाइन भी बहुत सारे आईडीज आते हैं, ठीक है। ये बात समझ आई सबको, आईडी क्या होता है? जो यहाँ पे जो तुम्हें दिखा रहा है ये एक ऑनलाइन पाइथन आईडी है। तुमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे लिखा हुआ ऑनलाइन पाइथन आईडी एडिटर कंपाइलर इंटरप्रेटर, इसने वहीं से लिखा है। इसने बोला है कि देखो इसमें तुम्हें एक एडिटर मिलेगा, इसमें तुम्हें एक कंपाइलर और इंटरप्रेटर मिलेगा, ठीक है, क्योंकि पाइथन को दोनों चाहिए होता है, कंपाइलर भी और इंटरप्रेटर भी, ठीक है, और ये ऑनलाइन में चलेगा। वैसे ही वीएस कोड हमारे पास होता है, ठीक है, वीएस कोड उसमें बहुत सारी और फंक्शनलिटीज आती है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कोई चीज करनी है, अब मुझे कोई डेटा ऑपरेट करना है। मैं तुम्हें सिंपल सा प्रोग्राम बना के दिखाता हूं, ठीक है। अब मेरे पास डेटा है, अब डेटा मुझे कहीं पे स्टोर करना है, पहली चीज तो ये, ठीक है, डेटा मुझे स्टोर करना है। तो मुझे क्या करना है, मुझे वेरिएबल का नाम देना है। मैं वेरिएबल का नाम लिखता हूं, लेट्स सपोज फर्स्ट प्रोग्राम। अब ये फर्स्ट प्रोग्राम क्या है, ये वेरिएबल का नाम है, ये किसी मेमोरी लोकेशन का नाम है, और मैंने लिखा इज इक्वल टू एक ऑपरेशन है, यानी कि जो भी अब मैं लिखूंगा वो उस वेरिएबल में स्टोर होगा, ठीक है। मैं लेट्स सपोज लिखता हूं ट्रेडिशंस को रिस्पेक्ट करते हुए हेलो वर्ल्ड, ठीक है। मैंने क्या लिखा, यानी कि मैंने इसमें लिखा फर्स्ट प्रोग्राम में मैं लिख रहा हूं हेलो वर्ल्ड, यानी कि मैंने कहीं जगह इसको स्टोर किया। यानी पहले मैंने एक वेरिएबल उठाया, वेरिएबल क्या है, ये मेमोरी लोकेशन का नाम है, और यहाँ पे एक स्ट्रिंग डेटा है मेरे पास। ये जैसे मैंने इसको लिखा ना, इसको हम लोग स्ट्रिंग डेटा कहते हैं, टेक्सचुअल डेटा है। अब मैं पाइथन को बता रहा हूं कि इसको तुम पहले यहाँ पे स्टोर करना है, और फिर मुझे क्या करना है, मैं इसको आउटपुट कराऊंगा। यहाँ पे तुम्हें ये टर्मिनल दिख रहा है ना, यहाँ पे तुम्हारे पास एक कोड एडिटर है, और यहाँ पे तुम्हें ये आउटपुट दिखाएगा। यहाँ पे इसको हम लोग टर्मिनल कहते हैं जनरली लिनक्स में। तुम्हारे पास कमांड प्रॉम्प्ट हो सकता है, तुम्हारे पास बहुत सारी चीज होती है विंडोज में, बट इसका तुम नाम याद रखोगे टर्मिनल, यानी जो राइट साइड में है, यहाँ पे जहां पे आउटपुट दिखाएगा उसको हम लोग टर्मिनल कहते हैं, ठीक है। ये अलग डिटेल है पूरा, वो हम यहाँ पे हमारे पास एडिटर है, ये अगर तुम देखोगे ऊपर तो ये हमारे पास एडिटर है। तो ये पूरा साइड जो है ये एडिटर है, यहाँ पे इस साइड में टर्मिनल है। अब मैंने पहले क्या किया, अगर तुम यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मैंने लिखा फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है, और यहाँ पे मैंने उसका नाम लिखा हेलो वर्ल्ड। तो मैंने बोला उसको, मैंने असल में मैं इंटरप्रेटर को बोल रहा हूँ कि ये जो फर्स्ट प्रोग्राम है ये मेरे वेरिएबल नाम है, यानी कि ये किसी मेमोरी लोकेशन पे डाल देना। अब ये हेलो वर्ल्ड उसमें स्टोर कर देना, ठीक है, हेलो वर्ल्ड जो है स्टोर कर देना। अब मैं बोल रहा हूँ इसको, चलो एक काम करो, उसको तुम प्रिंट कर देना। प्रिंट क्या करना है, ये फर्स्ट प्रोग्राम को प्रिंट कर दो, यानी जो भी उस मेमोरी लोकेशन में उसको तुम प्रिंट कर दो। ये पाइथन में लिख रहा हूं मैं, सी में भी हम ये कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या करना है, इसको मुझे स्टोर करना है ये प्रोग्राम को, और उसके बाद मुझे यहाँ पे रन पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे तुम देखोगे यहाँ पे आ गया हेलो वर्ल्ड आ गया। अगर मैं तुम्हें दिखाऊंगा, तो मैं तुम्हें बोल रहा था कि ये मेमोरी लोकेशन होता है, अगर मैं इसको लिखूंगा ना आईडी ऑफ दिस, अगर मैं प्रिंट कर रहा हूं इसका एड्रेस क्या है, तो तुम ऐसे कर सकते हो आईडी। वैसे ये एड्रेस होता नहीं, ये हैश एड्रेस का होता है। तो अगर मैं फिर यहाँ पे रन करूं, सपोज मान लेते हैं मैं यहाँ पे रन करूं, तो मैं यहाँ पे एक नंबर सा दिखेगा, ये एक नंबर एड्रेस है, ये उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है जहां पे ये फर्स्ट प्रोग्राम का वेरिएबल जो है वो स्टोर है। सबको बात समझ आई? तो अब मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूं और फिर से मैं रन कर देता हूं। अब तुम यहाँ पे देख रहे हो फर्स्ट प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड प्रिंट, यहाँ पे इसने हेलो वर्ल्ड किया। अब मुझे कोई ऑपरेशन करना है, मैं तुम्हें और एक दिखाता हूं। चलो अब ये वेरिएबल है, इसमें लेट सपोज क्या है, इसमें किसी का मार्क्स है, इसमें मैं एक काम करता हूं, सब्जेक्ट 1 के मार्क्स है, मैं ऐसा लिखूंगा मेरे पास सब्जेक्ट 1, ये एक वेरिएबल है, इसमें मेरे 50 मार्क्स है, ठीक है। वैसे ही सब्जेक्ट 2, मान लेते हैं हम ये अथर का रिजल्ट बना रहे, सब्जेक्ट 2, इसमें अथर के 70 मार्क्स आ गए। उसके बाद सब्जेक्ट 3 कंप्यूटर साइंस था, अथर इज वेरी गुड इन कंप्यूटर साइंस, तो 95 मार्क्स आ गए, ठीक है। तो अब वैसे ही लेट्स सपोज सब्जेक्ट 4 मैं उसको हम लोग 80 मार्क्स दे देते हैं, ठीक है। अब ये हमने ये मेमोरी में स्टोर कर रखा। अब ये किसका रिजल्ट है, उसका नाम मैं लिखूंगा नेम,
उस बंदे का नाम है अथर, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे जो मैंने चीजें लिखेंगे, नेम, सब्जेक्ट, ये सब मेरे पास वेरिएबल्स है, ये मेमोरी लोकेशंस है जहां पे मैं ये डेटा स्टोर कर रहा हूं। तो ये मैं प्रोग्राम को ऐसा बोल रहा हूं कि तुम ये मेमोरी उठाओ, ये सब चीजें वहां पे स्टोर कर दो, ठीक है। अब सेकंड चीज क्या होगा, अब उसके बाद मैं क्या करता हूं, उसके बाद मुझे ऑपरेशन करना है इस पे। अब मुझे कहीं ना कहीं ये सब लिखना, तो मैं लिखूंगा टोटल, मैं बोलूंगा टोटल मार्क्स क्या होंगे, ये सबको ऐड करो, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 ये सबको ऐड करो। अब ये सब्जेक्ट 1 प्लस सब्जेक्ट 2 प्लस सब्जेक्ट 3 प्लस सब्जेक्ट 4 प्लस इतना इतना ही सब्जेक्ट, मेरे पास 4 सब्जेक्ट है, मैंने इन सबको ऐड कर दिया और वो भी मैंने एक वेरिएबल में स्टोर किया। तो मैंने उस वेरिएबल का नाम रखा टोटल, यानी वो सब कैलकुलेशन करने के बाद ये अगर तुम कैलकुलेशन देखोगे ये सीपीयू में हो जाएगा, ठीक है। ये सीपीयू उसको ऐड करेगा और फिर वो क्या करेगा, फिर ये इस मेमोरी लोकेशन को डालेगा। तो यहाँ पे इस ऑपरेशन को हम लोग असाइनमेंट ऑपरेशन कहते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं प्रिंट कराऊंगा। अब मैं मुझे जब दिखाना है मैं लिखूंगा प्रिंट, ठीक है। अब मुझे लिखना है कि अथर के मार्क्स है, तो मैं यहाँ पे ऐसा कुछ लिखूंगा, इसको एफ स्ट्रिंग कहते हैं, कोई टेंशन नहीं, अगर तुम्हें समझ नहीं आएगा तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सीधा अथर का नाम लिखता हूं, अथर, यहां पे नेम हैज गॉट इतने मार्क्स, यहां पे जो मार्क्स मेरा है यहां पे मैं लिखूंगा टोटल। सब लोग म्यूट करेंगे प्लीज, फिर से मैं यहां पे, प्लीज म्यूट योर सेल्फ। तो यहां पे मैं क्या देख रहा हूं, मैं प्रोग्राम लिख रहा हूं। अगर तुम यहां पे देखोगे फिर से, मैं फिर से इसको डिस्क्राइब करता हूं। जो प्रोग्राम यहां पे लिखा हुआ है इसमें क्या है, पहला तुम्हारा है सब्जेक्ट 1, ठीक है। हियर यू कैन सी सब्जेक्ट 1। अब सब्जेक्ट 1 पहला वेरिएबल था, इसमें मैंने इतने मार्क्स लिखे इसको। सब्जेक्ट 2 में 70 मार्क्स, सब्जेक्ट में 95, फिर सब्जेक्ट 4 में 80 मार्क्स, और फिर क्या मेरे पे मैंने अथर लिखा है, इस बंदे का नाम अथर है। फिर मैंने ये सब पे कंप्यूट किया, ये सबको मैंने टोटल यहां पे किया, और फिर मैं अभी इसको प्रिंट करा रहा हूं। मैं लिख रहा हूं प्रिंट, कुछ मैं एफ स्ट्रिंग लिख रहा हूं, ये इसको हम लोग सिंटैक्स कहते हैं। ये सब मैं जिस हिसाब से लिख रहा हूं ना, इसको हम लोग सिंटैक्स कहते हैं। सिंटैक्स मतलब होता है कैसे लिखना है, ये सब इसको हम लोग सिंटैक्स कहते हैं। सब्जेक्ट 1, अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, ठीक है। अब मैं जैसे ही रन किया तो मैं देखेगा यहाँ पे लिखा हुआ अथर हैज गॉट 295 मार्क्स। तो मैं यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे किस किस को दिख रहा है, ये सबको दिख रहा है। कैन समबडी अनम्यूट और मुझे बताएगा ये सबको दिख रहा है। यहां पे तुम्हें ये जो चीज दिख रही है सब्जेक्ट 1, ये ऑपरेशन है। अब ये 50 जो मेरे पास है ये डेटा है, ये किस टाइप का डेटा है, इंटीजर। अब यहां पे ये इक्वल टू साइन है, अभी इसको असाइन कर रहा है, इसको हम लोग कहते हैं ये असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी ये एक ऑपरेटर है। ये मेरे पास वेरिएबल है, ये 50 जो है मेरे पास डेटा है, अभी इक्वल टू बीच में जो है ये ऑपरेटर है। अब मुझे तुम लोग बताओगे ये टोटल क्या है, टोटल एक वेरिएबल है। ये सब्जेक्ट 1 क्या है, ये भी एक वेरिएबल है, क्योंकि ये यहां पे है ना, ये वेरिएबल है। अब ये प्लस क्या है, यहां पे जो तुम्हें प्लस दिख रहा है ये क्या है, ये एक ऑपरेटर है। नाइस, यानी कि अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास डेटा आया, उसको हमने वेरिएबल्स में स्टोर करके मेमोरी में स्टोर कर दिया, और फिर उस पर हम लोग ऑपरेशंस अप्लाई कर रहे हैं। तुम यहां पे देख सकते हो हम ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं, और फिर ऑपरेशंस करके फिर से उसको मेमोरी में रख रहे हैं, यानी फिर से वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, और उसके बाद हम उससे कुछ आउटपुट हासिल कर रहे हैं, यानी यहां पे मैं फिर आउटपुट यहां पे हासिल करवा रहा हूं। अब सबको बात समझ आई। तो आज तुम लोगों ने दुनिया का पहला प्रोग्राम लिखा है, अपने अपने लाइफ का पहला प्रोग्राम तुम लोग लिखोगे आज। अगर तुमने यही सेम चीज रिपीट की तो तुम लोग अपना पहले हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखोगे। उसमें सेम होता है, तुम्हारे पास डेटा होगा, तुम्हारे पास ऑपरेशन होगा। अब तुम बताओगे मुझे ये प्रिंट क्या है, इस प्रिंट को हम लोग फंक्शंस कहते हैं, ये हम बाद में देखेंगे। तो आज ये तुम्हारा इंट्रोडक्शन क्लास था। फिर से मैं सब कुछ रिपीट करता हूं, मैं ये कोड बंद करता हूं, 2 मिनट में सब कुछ मैं रिपीट करता हूं। अब मैंने क्या बोला कि मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा पाइथन, सी प्लस सिर्फ, मैं तुम्हें रादर सिखाऊंगा आर्ट ऑफ प्रोग्रामिंग की सोचते कैसे हैं, ठीक है। अब मैंने बताया स्टार्ट तुम्हें बहुत ये जानना जरूरी है कि मेमोरी क्या होता है, अब मेमोरी हायरार्की क्या होती है। क्यों ये जानना जरूरी है, क्योंकि हर चीज मेमोरी में होगा, मेमोरी और सीपीयू आपस में करेगा। तो हमारे पास डेटा होगा, उस पर कुछ ऑपरेशंस करेंगे और हम कुछ आउटपुट लेंगे। अब ये ऑपरेशन जो है ये लैंग्वेज से हम लोग देखेंगे कैसे इसको ऑपरेट करें, डेटा कैसे रिप्रेजेंट करें ये भी लैंग्वेज को बताएंगे, और आउटपुट कैसे हासिल करना ये सब लैंग्वेज से होगा। अब फिर हम बताया कि ये डेटा है मेरे पास, इसमें मुझे बताना है कौन स्टूडेंट पास हुआ है, कौन फेल हुआ है, किसी कितनी परसेंटेज है। तो मेरे पास ये डेटा है, ये मैं कंप्यूटर को दूंगा, एक प्रोग्राम लिखूंगा, वो मुझे ये सब चीजें बताएगा। फिर हमने मेमोरी हायरार्की की तरह रिपीट किया। मेमोरी हायरार्की में मैंने बोला डिफरेंट टाइप्स की मेमोरी होती है, हार्ड डिस्क होती है, एसएसडी सेकेंडरी स्टोरेज, फिर प्राइमरी स्टोरेज होती है, कैश, रजिस्टर्स और सीपीयू होता है। अब एक्चुअल ऑपरेशन करने वाला बंदा तो सीपीयू है, एक्चुअल ऑपरेशन जो करता है वो सीपीयू है। अब वो करेगा किस पे, किसी डेटा पे, और डेटा स्टोर कहां होगा, इन मेमोरीज में। डेटा बहुत ज्यादा है, परमानेंट स्टोर कर रहा है तो यहाँ पे, फिर वो एक एक करके यहाँ पे लाओगे
और फिर वो रजिस्टर्स में आ जाएगा, ठीक है। और डेटा प्लस प्रोग्राम जो होता है वो हम लोग एक ही जगह स्टोर करते हैं, डेटा भी स्टोर होता है मेमोरी में और प्रोग्राम भी स्टोर होता है मेमोरी में, लेकिन प्रोग्राम जो चलता है वो सीपीयू पे चलता है और डेटा जो होता है वो मेमोरी में स्टोर होता है, उसके बाद हम लोग आउटपुट भी वहीं लिखते हैं। अब प्रोग्राम क्या है फिर, सेल्फ इंस्ट्रक्शन, हम लोग कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं ताकि वो प्रोग्राम चले उसमें, हर एक चीज अब बाइनरी में होती है, ठीक है। अब क्या करना है, अगर जब कंप्यूटर को हमें बताना है कि हम कुछ डेटा कर रहे हैं, कुछ डेटा तुम्हें दे रहे हैं, तो उसको हमें एक डेटा टाइप बताना पड़ेगा, क्योंकि हर एक चीज बाइनरी में और उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। नंबर्स हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, नंबर्स में इंटीजर हो सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट हो सकते हैं, टेक्स्ट में कैरेक्टर हो सकते हैं, टेक्स्ट में स्ट्रिंग हो सकती है, ठीक है, टेक्स्ट में स्ट्रिंग भी होती है, बंच ऑफ कैरेक्टर्स। अब फिर मैंने बोला जब तुम पहले ही कंप्यूटर को बताओगे या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बताओगे कि ये चीज है, तो उसके पास डिफरेंट तरीके होते हैं इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के। इंटीजर्स को कन्वर्ट करना है साइन मैग्नीट्यूड, टूज कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को कन्वर्ट करना है तो उसके पास IEEE 754 स्टैंडर्ड, सिंगल प्रेसिजन, डबल प्रेसिजन। वैसे अगर तुम्हारे पास स्ट्रिंग्स होती है, ये जो है यूनिकोड और ये स्ट्रिंग्स को काम आती है कन्वर्ट करने में, यानी कि इसलिए हम लोग डेटा टाइप डिफाइन करते हैं कि कौन सा डेटा कन्वर्ट करना है, कंप्यूटर को समझ आ जाए। और उसके बाद अब इसको मेमोरी में स्टोर करना है। अब स्टोर कैसे करेंगे, हर मेमोरी का अपना एड्रेस होता है, ठीक है। उस एड्रेस को हम लोग अब डायरेक्ट याद तो नहीं रख सकते, अब उसका हम लोग एक नाम दे देते हैं, उस एड्रेस का नाम वेरिएबल है। अगर तुम लोग पूरी अर्थ को देखो, अर्थ में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स है, ठीक है, या तुम्हारे पास फोन नंबर्स है, तुम्हारे पास आईपी एड्रेस है, हर चीज एक नंबर्स में स्टोर होती है। अब उसको ऐसे हम याद नहीं, उसका कोई नाम दे देते हैं, ठीक है। आईपी एड्रेस का हमने नाम दिया था डोमेन, तो वैसे यहाँ पे हम लोग जो कंप्यूटर में मेमोरी एड्रेस होती है उसको हम लोग वेरिएबल्स का नाम दे देते हैं। अब फिर मैंने बोला मेरे पास अभी डेटा आ गया, अब इस डेटा पे मुझे कोई ऑपरेशन करना है, ठीक है, कोई ऑपरेशन मुझे करना है उस डेटा पे ताकि मैं आउटपुट हासिल करूं। एग्जांपल मैंने दिया था हर एक चीज कैसे काम करता है, जो भी कंप्यूटर होगा, चाहे वो फोन होगा, वॉशिंग मशीन होगी, कुछ मैंने एग्जांपल लिया था, कोई तुम्हारे पास कैमरा लगा हो, उसको फेस डिटेक्ट करना है, तो फेस उसको इनपुट आ रहा है, अब उसको वो डिटेक्ट करना है फेस, उसके बाद उसको ऑथेंटिकेट करना है, तो वो ऑपरेशंस कहलाते हैं। फिर आउटपुट में प्रोड्यूस ये करेगा, वो बोलेगा कि दरवाजा खोलना है कि नहीं खोलना है। वैसे ही मैंने फोन कॉल से एग्जांपल दिया, अगर हम बात कर रहे हैं अभी, तो ये सब भी कन्वर्ट हो रहे हैं, इसमें बहुत सारे ऑपरेशंस हो रहे हैं ताकि इनपुट डेटा जो है आउटपुट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो उसके बाद हमने देखा कि हर डेटा टाइप पे अपने अपने ऑपरेशंस डिफाइंड होते हैं। नंबर्स पे जैसे मैंने बोला ये वाले ऑपरेशंस डिफाइंड होते हैं, टेक्स्ट पे अपने ऑपरेशंस डिफाइंड होते हैं। तो हमें अब बहुत डिटेल में पढ़ना है कि एक वेरिएबल होता क्या है, कैसे इसको डिफाइन करेंगे हम, फिर हम लोग डेटा टाइप्स पढ़ेंगे, ये बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, फिर हम लोग ऑपरेशंस पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर मैंने बोला अब ये कोड लिखना है, चलो इतना इंट्रोडक्शन तो काफी है पहले क्लास के लिए, अब तुम लोग को ये कोड लिखना है। लिखोगे कैसे, उसके लिए तुम्हारे पास इंटरप्रेटर होना चाहिए, कंपाइलर होना चाहिए, ठीक है, और फिर एडिटर होना चाहिए जिसमें लिखोगे। तो अब ये चीज तुम अलग अलग भी ला सकते हो, तुम इंटरप्रेटर कंपाइलर को अलग अलग से इंस्टॉल कर सकते हो, और उसके बाद एक एडिटर तुम्हारे पास हो सकता है जिसमें तुम वो कोड लिख सकते हो। बट अभी प्रोग्रामर्स ने सोचा कि ये तो बहुत कठिन जॉब है, दिस इज वेरी हार्ड, इससे अच्छा ये काम करेंगे हम लोग IDE बनाएंगे, एक पैकेज ऑफ सॉफ्टवेयर जिसमें हमारे पास ये इंटरप्रेटर होगा, कंपाइलर होंगे और उसके बाद एडिटर्स होंगे। एग्जाम्पल मैंने IDE का दिया था, VS कोड है, PyCharm है, Dev C++ है, Turbo C, और IDE ऑनलाइन भी आते हैं। हमने अभी ऑनलाइन जो कोड किया वो हमने IDE में देखा। उसके बाद मैंने तुम्हें ये लास्ट कोड का स्निपेट दिखाया, द कोड स्निपेट दैट इज हियर, जो मैंने यहां पे दिखाया। तो ये भी जो हमने कोड लिखा, हमने पहला प्रोग्राम लिखा कि हमने हेलो वर्ल्ड दिखाया था, उसके बाद हमने सेकंड में लिखा कि अगर किसी के मार्क्स मेरे पास है उनको टोटल करके कैसे मैं स्क्रीन पे दिखा सकता हूं। अब सबको समझ आ गई ये चीज, ब्यूटीफुल।